Yes, good evening all. Should we start? Good evening, sir. Yes, good evening. So I think Mother will join after some time. So we should start now. Okay, so today we are going to learn what is plasticating. What is the meaning of plasticating? Okay, so plasticating means you are going to convert your solid granules in melt. Okay, so आप ये इसको नोट कर सकते हैं. Plasticating refer to conversion of plastic granule to flowable melt. Okay, means we are going to convert plastic granule in flowable melt. Means जो liquid flow कर सके वैसे में हम उसको convert कर रहे हैं. तो convert कैसे कर रहे हैं? तो हमने पिछली क्लास में देखा था कि हम फीड हॉपर से ग्रेनुल्स डाल रहे हैं और फिर इस बैरल में वो ग्रेनुल्स चलेंगे तो क्या होगा कि कंप्रेशन से कुछ फ्रिक्शन से कुछ हीट जनरेट होगी और सेकेंड है कि हमने यहाँ पे हीटर लगा रखे हैं. ठीक है, तो इन हीटर की वजह से और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और उसकी वजह से आपका जो प्लास्टिक है वो फ्लोएबल मेल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लास्टिकेटिंग. ओके, तो it happens inside the screw barrel assembly of the injection unit in the injection molding machine. जो आपकी जो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है उसमें जो आपका कंप्रेशन जोन है, ठीक है, तो कंप्रेशन जोन में और ये आपका जो फीड जोन में तो फीड करते हैं और कंप्रेशन जोन में आपका ये प्रोसेस होता है. ठीक है ना, तो समझ में आया प्लास्टिकेटिंग क्या होता है? यस सर. ठीक है, सिंपल है. किसी को कोई डाउट? प्लास्टिकेटिंग मतलब उसको प्लास्टिक में कन्वर्ट करना है. ठीक है, उसको जो आपका प्लास्टिक ग्रेन्युल्स है उसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट करना है. इसको बोलते हैं प्लास्टिकेटिंग. सर यस. सर जो प्लास्टिक की बैग बनती है, हाँ प्लास्टिक की बैग जो बनती है हाँ हाँ, तो पॉलीथीन. मीन्स सर इसी प्रोसेस से उसका होता होगा ना, जैसे उसमें थ्रेड्स हाँ, बनते हैं. प्रोसेस लगभग लगभग सबका सेम ही रहता है. लगभग सारों का प्रोसेस हम्म. सेम रहता है. मतलब ऑलरेडी फर्स्ट टाइम अगर आपका थर्मो प्लास्टिक है तो उसको आपको पहले मेल्ट करना ही पड़ेगा. उसके मेल्ट करने के बाद हाँ, करना ही पड़ेगा. आपको डिफरेंट टाइप, उसके बाद आपको मोल्डिंग, इंजेक्शन मोल्डिंग, एक्सट्रूशन मोल्डिंग, ब्लोइंग, कोई भी मतलब हम्म. प्रोसेस अकॉर्डिंग टू आपका जो प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंग आपको हम्म. आपका वो सिलेक्ट करना पड़ेगा. तो मतलब फर्स्ट प्रोसेस ये प्लास्टिकेटिंग, मतलब इसको आपको लिक्विड में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा जो भी है. करना ही पड़ेगा. हाँ, थर्मोप्लास्ट जो भी है उसको ये पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिकेटिंग. ठीक है, क्लियर है प्लास्टिकेटिंग? कोई दिक्कत? ठीक. तो ये कैसे होता है मैंने आपको बता दिया प्लास्टिकेटिंग, बट एक बार मैं जो कमेंट्स है उनको रीड करूंगा. द प्लास्टिक ग्रेन्युल्स मूव इनसाइड द स्क्रू चैनल व्हेन स्क्रू इज रोटेटेड. ठीक है, तो स्क्रू आपका रोटेट करेगा और स्क्रू के रोटेट करने के साथ ही वो फीड जोन से ग्रेन्युल्स उसके साथ अंदर आते स्टार्ट हो जाएंगे. द स्क्रू हैज 3 सेक्शन: फीड जोन, कंप्रेशन जोन एंड मीटरिंग जोन. ये भी हमने पिछली क्लास में पढ़ा था. ये देखिए आपका जो स्क्रू है, अच्छा स्क्रू ऊपर है ना, ये जो आपका स्क्रू है तो यहाँ से आपका फीड अंदर आ रहा है. ठीक है, तो ये आपका फीड जोन हो गया. इसके नीचे जो है वो उसको फीड जोन बोलेंगे. ठीक है, फिर उसके बाद बीच वाले जोन को क्या बोलेंगे? कंप्रेशन जोन. ठीक है, और फाइनली आपका मीटरिंग जोन हो गया जो आगे वाला. ठीक है, तो इस तरह से 3 जोन होते हैं. ठीक है, क्लियर है? अभी तो क्या हो रहा है, फर्स्ट आपका फीड जोन. अभी हम यहाँ की बात कर रहे हैं फीड जोन. ठीक है, आपका मटेरियल आपने जस्ट अंदर डाला है तो फीड जोन में क्या होगा उसके बारे में हम अभी बात करेंगे. ठीक है, तो प्लास्टिकेटिंग. ठीक है, तो इन द कंप्रेशन जोन द मटेरियल्स ग्रेन्युल कंप्रेस्ड इज देयरफॉर रब्स अगेंस्ट द बैरल वॉल. दिस सेटअप शीयरिंग फोर्स ऑन द मटेरियल. तो हो गया मटेरियल या आपका जो प्लास्टिक ग्रेन्युल है उसको बोल सकते हैं. तो प्लास्टिक ग्रेन्युल है वो कंप्रेशन जोन में जाएंगे और जब स्क्रू घूमेगा तो क्या होगा कि उसका सीयरिंग इफेक्ट होगा. सीयरिंग मतलब एक तरह से फ्रिक्शन बोल सकते हैं सिंपल भाषा में. तो उसका फ्रिक्शन होगा
और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा। दिस मटेरियल अंडर शियर चेंज इट्स विस्कोसिटी, दिस इज शियर थिनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लास्टिक। ठीक है, तो शियर थिनिंग होगी, इसको हम बोल सकते हैं कि शियर थिनिंग। सो व्हाट इज शियर थिनिंग? ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स उसकी विस्कोसिटी चेंज होगी, उसको हम कहते हैं शियर थिनिंग। ठीक है, तो उसकी विस्कोसिटी चेंज हो गई। देन फिर क्या होगा? मेल्ट इज देन होमोजेनाइज्ड इन मीटरिंग जोन। मीटरिंग जोन कहाँ था? बैरल आपका जो स्क्रू है सबसे आगे वाला पोर्शन, मीटरिंग जोन सबसे आगे वाला पोर्शन था ना। ठीक है ना, जैसे ये स्क्रू है, ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? सबसे टॉप वाले, ठीक है, ये वाला। तो मेल्ट इज देन होमोजेनियस इन मीटरिंग जोन। तो वहां पे होमोजेनाइज जो होता है, क्योंकि होगा क्या कंप्रेशन जोन में, कुछ पोर्शन आपका ड्यू टू शियर स्ट्रेस और ड्यू टू फ्रिक्शन फोर्स वो कुछ लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ सॉलिड में रहेगा, मतलब नॉन होमोजीनियस आपका मटेरियल रहेगा। तो मीटरिंग जोन जो होता है उसका पर्पज ये है कि वो आपके जो भी मटेरियल जो भी है उसको होमोजेनाइज कर देगा, मतलब एक जैसा कर देगा। ठीक है, उसको मिक्स करके एक जैसा। हाँ एक जैसा कर देगा। ठीक है, एंड एट द टिप ऑफ द स्क्रू नॉन रिटर्न वाल इज फिटेड। नॉन रिटर्न वाल का क्या मतलब होता है? नॉन रिटर्न वाल, अगर आप इंडस्ट्री में जाओगे तो वहां बोलते हैं एनआरवी, सिंपल सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि वहां पे एनआरवी लगा हुआ है। तो एनआरवी क्या होता है? सर वो वन साइड फ्लो को ब्लॉक कर हाँ देता है, हाँ, वेरी गुड, वो और वन जो साइड। सप्लाई हाँ लाइन हाँ रहता है उसमें से सप्लाई दे देता है, बाकी का जो है ब्लॉक करके रखता है। हाँ हाँ, वेरी गुड, हाँ बस मतलब वही है। वापस रिटर्न नहीं आ सकता वो। हाँ, जैसे आपका ये पाइपलाइन है, ठीक है, और मैं इसमें एक एनआरवी लगा रहा हूँ, तो एनआरवी सपोज कैसा देखो, बिल्कुल सिंपलेस्ट एनआरवी में अगर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो सपोज इस तरह का कोई वाल है। अभी ये वाल समझ में आ रहा है? ये क्या कर रहा है? ऊपर से जो आपका लिक्विड आ रहा है, ठीक है, लिक्विड जो भी आएगा ना, वो इसके इसमें जो आपको कैपिलरी दिख रहा है उस कैपिलरी से पास होके निकल जाएगा। ठीक है, कैपिलरी से पास होकर निकल जाएगा। लेकिन सपोज जब ये, तो आपका ये वाला फ्लो तो हो जा रहा है, ठीक है, इस वाले फ्लो में कोई दिक्कत नहीं, मतलब ऊपर से नीचे तो आ जा रहा है। लेकिन मुझे ऐसा चीज चाहिए कि मेरा लिक्विड वापस नीचे से ऊपर नहीं जाए। तो जब इस तरह का वाल मैंने लगा दिया और जब लिक्विड इस डायरेक्शन में फ्लो होने लगेगा तो क्या होगा? देखो ये बहुत बहुत सिंपल सी चीज है, अगर ये इस तरह से प्रेस करेगा ना तो इसकी जो ये फ्लिप है ये बेंड होगी। ठीक है, और मतलब एक तरह से ये अगर इसको मैं वापस ड्रॉ करूँ तो ये जो ब्लैक क्लिप्स है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे? ये इस तरह से बंद हो जाएंगे। ठीक है ना, मतलब इस तरह से ये बंद हो जाएगा फ्लिप। ठीक है, अगर इधर से प्रेशर पड़ेगा तो ये फ्लिप खुलेगा, लेकिन अपोजिट प्रेशर बनेगा तो ये बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इनका मैन्युफैक्चरिंग रहता है, मतलब ये वन साइडेड ही फ्लो कर सकते हैं। मतलब आप मैं कहाँ बताऊँ, जब आप पंप में हवा भरते हैं, पंप में हवा भरते हैं ना, तो पंप का जो ऊपर आगे का जो रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैं भूल गया शायद उसको क्या बोलते हैं, जो पंप के आगे जो रहता है ना जिसे हम हवा भरते हैं, तो वो शायद उसको क्या बोलते हैं, उसको पिस्टन बोल सकते हैं। मतलब ये जो पिस्टन क्या होगा कि पिस्टन एक एक तरफ तो वो एक तरफ हवा भेज सकेगा लेकिन उसका रिटर्न में हवा नहीं आएगी। ठीक है, तो सेम पर्पज यही है, लेकिन वो थोड़ा डिफरेंस है, उसको यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। ये सिंपल सा है। सर एक क्यूरिंग प्रेस में रहता है। हाँ, क्यूरिंग, क्यूरिंग में, हाँ क्यूरिंग में रहेगा क्योंकि वापस रिटर्न नहीं आना चाहिए ना। तो टायर अभी क्यूरिंग प्रेस में सर हॉट वाटर सप्लाई जो रहते हैं या हाँ स्टीम हाँ सप्लाई रहता है, हाँ 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 वहां पे एनआरवी का यूज करते हैं मॉड्यूल में। हाँ, उसके अलावा आपका सिंपल सा एग्जाम्पल तो ये इसमें जो घर पे अपन मोटर यूज करते हैं ना उसमें फुटबॉल वॉल लगा रहता है, फुटबॉल के वहाँ पे एनआरवी लगा रहता है, वो भी आपको वन साइड लिक्विड फ्लो करेगा। तो मतलब लिक्विड आपको जब टैंक से सक करना है तो वो सक करेगा, लेकिन जब आपकी मोटर बंद हो जाएगी तो वो वाटर को होल्ड कर देता है पाइप में, जो आपका आपका इनलेट पाइप है ना उसमें वाटर को होल्ड करता है, तो आपको बार बार पानी भरने की जरूरत नहीं रहती है। तो वो वहां पे भी यस सर। एनआरवी लगता है, उसको भी आप खोल के देख सकते हैं कैसे एनआरवी लगता है। तो सिंपलेस्ट वर्क यही है, अगर इसका रिवर्स अगर फ्लो होगा तो ये बंद हो जाएगा, और इसके इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। तो सिंपल सा एनआरवी कहाँ लगा है? अपने हार्ट में, अपने हार्ट में भी एनआरवी लग रहा है, पता है ना?
वो एनआरवी कैसे काम करता है कि आपके ब्लड को वो जब आपका हार्ट पंप करता है ना, तो वो वन डायरेक्शन में पंप करता है। अगर वो रिवर्स में पंप कर दिया तो सब सिस्टम बिगड़ जाएगा। तो वहां भी एनआरवी के काफी सारे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये एनआरवी लगा रहता है टिप ऑफ द स्क्रू। ओके, एंड इट अलाउ मेल्ट टू फ्लो अहेड। मीन्स वो क्या करेगा कि ये अलाउ करेगा आपके फ्लो को, जो आपका मेल्ट है उसको वन डायरेक्शन में फ्लो के लिए अलाउ करेगा। ठीक है, आगे मतलब वापस बैक साइड नहीं आएगा। अगर बैक साइड आने की कोशिश करेगा तो एनआरवी बंद हो जाएगा। ठीक है, तो आपका अब जो मेल्ट है वो एक डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। ठीक है, देन नॉन रिटर्न वाल्व डज नॉट अलाउ टू मेल्ट टू स्लिप बैक थ्रू इट टू स्क्रू चैनल। ठीक है, ये तो हमने बात कर ली कि उसको वापस आने के लिए वो मना कर। ठीक है, तो ये जल्दी से इसके बारे में पढ़ लीजिए। फीड जोन क्या है, कुछ नोट्स भी बना रहे हैं आप, नोट्स भी तो कुछ लिखना चालू करिए, आप लिखेंगे तो ज्यादा समझेंगे। फीड जोन क्या होता है, द फीड जोन फ्लाइट्स आर लॉन्ग। फ्लाइट्स क्या होती है, कौन बताएगा फ्लाइट्स क्या होती है? सर जो उसका पाथ रहता है ना, जहाँ से एंट्री करते हैं, हाँ हाँ एंट्री से सर जो मिडिल जोन तक पहुंचने तक का जो रहता है रूट। हाँ, फ्लाइट्स फ्लाइट्स थोड़ा अलग चीज है। अच्छा, मैं आपको दिखाता हूँ, रुकिए एक बार मैं आपको बैरल वो दिखाता हूँ स्क्रू पूरा, फिर उसके बाद ये दिख रहा है आपको स्क्रू, अभी पूरा स्क्रू दिख रहा है ना? हेलो, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ यस सर, सर, ठीक है हाँ, सर। तो अभी स्क्रू दिख रहा है आपको? तो इसमें यस सर, हाँ, तो इसमें तो क्या कि लगभग सब एक जैसे दिख रहा है। ठीक है, अभी इसमें देखो लैंड, ये एक बार ये चीजें आप थोड़ा समझ लीजिए। लैंड क्या होता है? लैंड होता है आपका जो ये फ्लाइट है इसकी थिकनेस कितनी है। ठीक है, फिर ये आपका पिच हो गया यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द फ्लाइट एंड स्टार्टिंग ऑफ एनी फ्लाइट एंड एंड ऑफ द वी कैन से स्टार्टिंग एंड स्टार्टिंग, हाँ स्टार्टिंग ऑफ टू फ्लाइट्स। ठीक है, तो वो कहलाएगा आपका पिच। देन ये स्क्रू का डायमीटर हो गया। ठीक है, देन ये तीनों जोन हो गए और ये टोटल लेंथ हो गई। तो टोटल लेंथ जो होती है वो तीन में डिवाइड होती है, मीटरिंग जोन, कंप्रेशन जोन एंड स्मैश। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा है ये, अब हमने हल्का हल्का देख लिया स्क्रू को, समझ गए। अब इसके बारे में बात करेंगे। तो द फीड जोन फ्लाइट्स आर लॉन्ग and designated to move the material along the barrel as quickly as possible। ठीक है, तो फीड जोन का मतलब मेन पर्पस क्या रहता है कि आपका जो फीड है, जो होपर से जो फीड आ रहा है उसको जल्दी से फ्लो किया जाए। एज दे मूव along the granules are heated by friction। ठीक है, फ्रिक्शन से हीट होगा। फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्क्रू इनसाइड द बैरल एंड फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ ग्रेनुल themselves। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस किस के बीच में होगा? आपके स्क्रू के और और ग्रेन्यूल के। ग्रेनुल्स के बीच में, और ग्रेनुल्स के बीच में भी होगा। ग्रेनुल्स भी आपस में फ्रिक्शन करेंगे तो उस वजह से भी हीट जनरेट होगी। एंड द इनसाइड बैरल अगेंस्ट विद द ग्रेनुल आर फोर्स्ड बाय मूवमेंट्स ऑफ फ्लाइट्स। ओके, द इनसाइड ऑफ द बैरल अगेंस्ट विच द ग्रेनुल्स आर फोर्स्ड बाय मूवमेंट ऑफ द फ्लाइट्स। ओके, तो जो आपका फ्लाइट्स मूवमेंट होगा उसके अगेंस्ट में जो फोर्स लगेगा ग्रेनुल्स का, उसके हिसाब से आपका हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसके बारे में, फीड जोन के बारे में। ठीक है, तो आपके फ्लाइट्स के मूवमेंट के साथ फीड जोन से मटेरियल फ्लो हो रहा है। ठीक है, अब आगे आपके बीच में कंप्रेशन जोन में, तो इन द कंप्रेशन जोन द फ्लाइट्स बिकम शॉर्टर। ठीक है, फ्लाइट जो होगी वो शॉर्टर हो जाएगी, मतलब कम कम एरिया में ज्यादा फ्लाइट्स दिखने लगेगी आपको। ओके, एंड द प्लास्टिक ग्रेनुल आर फर्दर हीटेड एंड कंप्रेस्ड रिमूविंग एनी एयर पॉकेट्स। ठीक है, अगर कुछ आपका एयर रह गया है तो उसको रिमूव करेगा यहाँ पे। द प्लास्टिक इज मेल्टेड बाय नाउ एंड बिकम thoroughly mixed or homogenized by continuous movement of screw। ओके, तो यहाँ पे
ज्यादा और ज्यादा कंप्रेस्ड, मतलब नाम ही इसका कंप्रेशन जोन है, तो आपका जो ग्रेनुल्स है वो हीट होंगे, मेल्ट होंगे, और ज्यादा यहाँ पे कंप्रेस होंगे, और इसके बीच में कोई अगर एयर है तो वो भी निकल जाएगी। ठीक है, तो ये आपका कंप्रेशन जोन का होगा। इसमें एक चीज लिखी नहीं है, बट इसमें आपके हीटर्स भी लगे रहते हैं बाहर से। अगर आपका मेल्टिंग टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, अगर पॉलीमर का, या सॉरी जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो पॉलीमर, हाँ, तो उसका मेल्टिंग टेम्परेचर ज्यादा है, तो आपको ऑब्वियसली हीटर्स लगाने पड़ेंगे बाहर से। ओके, देन फाइनली मीटरिंग जोन। तो द मीटरिंग जोन कंटेन द शॉर्टेस्ट फ्लाइट। ठीक है, तो मीटरिंग जोन पे जाने के बाद आपकी जो फ्लाइट्स है वो बहुत शॉर्टेस्ट हो जाती है, उसकी लेंथ है वो काफी कम हो जाती है, मतलब कम एरिया में अगर आप लेंथ देखें तो कम लेंथ में ज्यादा फ्लाइट्स होगी। ठीक है, ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, विच आर डिजाइन टू पंप द प्लास्टिक और मेल्ट थ्रू द इंजेक्शन और एक्सट्रूशन डाई। ओके, तो आपका जो डाई है बाहर वाला, आइदर इट इज इंजेक्शन और एक्सट्रूशन, तो वो आपको क्या करेगा, वो आपको पंप करेगा यहाँ से मीटरिंग जोन में। फाइनली जो हो तो इसके दो पर्पज हो गए, एक तो आपको जो मटेरियल होगा उसको होमोजेनाइज कर देगा, और फाइनली इसको वहां से पंप करेगा। तो स्क्रू आपका मूव करता है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका इसमें। अब आप ये वाला देखिए, जो ये वाला शेप दिख रहा है आपको, ठीक है, ये वाला शेप और ये वाला शेप, अगर इसको देख के आपको कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है इसमें, इस स्क्रू के मूवमेंट से कुछ समझ में आ रहा है आपको? एक बार देखिए, फिर मैं समझाता हूँ, एक बार आपको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये इसमें क्लियर से समझा रखा है। कोई समझाएगा मुझे इसमें, इसके बारे में कोई कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? कुंदन, अनिल जी, यस सर। कुछ समझ में आ रहा है आपको इसके बारे में? ये सैमसंग कौन है? सैमसंग आपका नाम, मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, प्लीज अपना नाम सही रखिए, तो अटेंडेंस लूंगा तो पता चलेगा। ठीक है, नाम अपना सही रखिए। एक्चुअली हाँ सर मेरा नाम एक्चुअली पल्लवी हाँ शर्मा हाँ, आपके आपको मोबाइल मेरी आपको बेटी है उसके नाम से है। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, मैं आपको जानता हूँ, आपको भी जानता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, हाँ। लेकिन ये मतलब रेस्पॉन्स भी नहीं करेगा सैमसंग। वो सैमसंग, बस ये क्लास में आके, चलो जो भी है। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ समझ में आ रहा है कि आपको नहीं आ रहा है? सर इसमें जो मेल्ट पैसेज है उसका हाँ डायरेक्शन जो है ना, एरो मैं देख रहा हूँ जैसे, हाँ हाँ हाँ। जो फर्स्ट वाला फिगर है उसमें आप हम्म मेल्ट पैसेज, तो जो एरो है बहुत पास पास रहा है, हम्म जो गैप इन दिखा रहा है ना एबिंग और आरआरएन के बीच में। हम्म। बट सेकंड वाले में सर ये काफी डिस्टेंस इनके बीच में है फ्लो में। हाँ, चलो आपने काफी अच्छा चीज ऑब्जर्व किया। ठीक है, और ये अच्छी बात है। अब मैं बताता हूँ आपको कि हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पोजीशन है ना, फर्स्ट वाला जो दिख रहा है डायग्राम, इसमें आपका ये जो स्क्रू है वो पीछे की साइड में है, तो यहाँ पे थोड़ा गैप बन जा रहा है। ठीक है, तो ये गैप बन जा रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, मटेरियल पास कर जा रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे गैप दिख रहा है ना आपको, ये वाला गैप दिख रहा है, गैप देखो, मैं वापस ड्रॉ करता हूँ, ये वाला जी गैप, सर। ये वाला गैप है ना, तो यहाँ से हम्म। आपका मेल्ट अंदर, जो आपका प्लास्टिक जो मेल्ट बन गया है वो इसके अंदर घुस जाएगा। ठीक है, और फाइनली इसमें से होता हुआ जो आपके डाई में जो भी वो है आपका होल, वहां से अब ये पास हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये स्क्रू आगे आ गया, तो इसने वो गेप बंद कर दिया। आप देख रहे हो यहाँ पे जो गेप था, वो गेप यहाँ पे नहीं है, क्योंकि इस स्क्रू को सट सट के इसके चिपक गया, तो जो गेप था वो खत्म हो गया, है ना? नहीं, गेप नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे सेकंड वाले में? दिख रहा है क्या किसी को? नहीं है सर। हाँ, तो इसलिए यहाँ पे आपका मेल्ट फ्लो होना बंद हो जाएगा। यहाँ पे आपका मेल्ट फ्लो होगा, लेकिन यहाँ पे आपका मेल्ट फ्लो होना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब हम यही चाहते हैं ना कि एक बार आपने मेल्ट भेज दिया, फिर आप रुकेंगे थोड़ी देर। इंजेक्शन मोल्डिंग में क्या करेंगे, एक बार आप मेल्ट भेजेंगे, जब तक आपका मोल्ड बनेगा, कूल होगा, तब तक आपको रुकना पड़ेगा ना। तो ये काम कर रहा है स्क्रू। ठीक है, समझ में आ गया सबको? सर एक डाउट? डाउट था। हाँ बोलिए। सर जो अपना इंजेक्शन मोल्डिंग में या कोई भी प्रोसेस हम कर रहे हैं, एक्सट्रूजन हो या इंजेक्शन मोल्डिंग हो, हाँ तो जो इसमें जो टेम्परेचर रहता है जो मेल्टिंग के लिए यूज करते हैं,
हाँ वो ओनली फ्रिक्शन वाला रहता है कि एक्स्ट्रा टेम्परेचर भी हमें देना पड़ता है? अभी मैं, हाँ ये चीज मैंने अभी आपको समझाई थी। देखो दो चीज है, अगर आपका फ्रिक्शन से ही काम चल जा रहा है, अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है पॉलीमर का तो हो जाएगा, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है मीन्स तो बाहर से हीट देनी पड़ेगी ना। यस सर, डिपेंडिंग हाँ अपॉन द पॉलीमर प्रॉपर्टी, हाँ पॉलीमर का मेल्टिंग, इट विल डिपेंड टोटली ऑन द मेल्टिंग प्रॉपर्टी। हाँ यस मेल्टिंग पॉइंट ऑफ योर पॉलीमर। ठीक है ना। तो इसके हिसाब से हमको डिजाइन करना पड़ेगा, कौन से पॉलीमर का आप काम कर रहे हो, तो उसके हिसाब से हमको हमारा स्क्रू डिजाइन करना पड़ेगा। स्क्रू की फ्लाइट, स्क्रू का लेंथ, स्क्रू का पिच, ईच एंड एवरीथिंग वी हैव टू डिसाइड बिफोर डीलिंग विद पर्टिकुलर पॉलीमर। ठीक है ना। तो आप किस पॉलीमर पे काम कर रहे हो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, समझे। लेकिन सर अगर एक्सट्रूजन प्रोसेस करते हैं, हाँ एक्सट्रूजन प्रोसेस में तो सिर्फ डाई चेंज होता है, अंदर तो कुछ चेंज ही नहीं होता सर, सेम मशीन रहता है। नहीं नहीं, मशीन सेम रहेगा, लेकिन हाँ। आपका देखिए, मैं उसकी बात मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा हूँ। आपका डाई डाई चेंज हो रहा है तो मतलब आपका प्रोडक्ट चेंज हो रहा है। डाई जैसे जी। मैंने पाइप के लिए पाइप के लिए डाई लगे तो मुझे पाइप बन रहा है, कुछ देर बाद मुझे बाहर बनाना है तो मैंने बाहर की वो डाई लगा दी। तो आपका मटेरियल तो सेम जा रहा है ना अंदर, मतलब प्लास्टिक तो सेम जा रहा है। ठीक है। और अगर सपोज प्लास्टिक, अगर जैसे कि मेरा अगर देखो अब इसमें बहुत लॉजिक वाली बात है, अगर मैंने उस पर हीटिंग लगा रखी है, ठीक है, तो अगर मैंने हीटर लगा रखा है सपोज, तो फिर तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं, फिर तो कुछ भी डालू ना मैं, क्योंकि मैं टेम्परेचर वेरी कर सकता हूँ अकॉर्डिंग टू प्लास्टिक, क्योंकि मेरा हम्म हीटर है वहां पे। हम्म मतलब सर्दी, देखो हम्म आपका सर्दी है, सपोज सर्दी में आपने हीटर लगा रखा है, या या गर्मी के दिन में पंखा लगा रखा है, पंखे को 1 2 3 4 पे कैसे करते हो, जैसे आपको गर्मी लगती है वैसे बढ़ाते रहते हो, है ना। तो आपका टेम्परेचर वैसे ही यहाँ पे टेम्परेचर, अगर आपका हीटर लग रहा है तो आप टेम्परेचर वेरी कर सकते हो। सपोज आपको हीटर की जरूरत है ही नहीं तो हीटर बंद कर दिया, ठीक है, तो आपका हम्म जो खाली बस उस फ्रिक्शन से ही वो मेल्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं फ्रिक्शन से मेरा मेल्ट नहीं हो पा रहा है, मुझे कुछ टेम्परेचर चाहिए, तो आपने हीटर को 1 पे चालू कर दिया, आपको लगा कि नहीं मुझे टेम्परेचर और चाहिए, तो फिर उसको 2 पे कर दिया, फिर 3 पे कर दिया, वैसे समझ रहे हो ना आप। तो अकॉर्डिंग ओके टू आपका मेल्टिंग टेम्परेचर आप उसको उसके साथ मतलब वो तो डिजाइन करना पड़ता है, प्रोसेस पूरा प्रोसेस आपको डिजाइन करना पड़ेगा। इसके अलावा सिर्फ पॉलीमर पे डिपेंड नहीं करता ना। हमने हमने क्या देखा था वीडियो में कि बहुत सी और भी चीजें डालते हैं हम, जैसे फिलर्स, डाइस, प्लास्टिसाइजर्स, बहुत सी चीजें डालते हैं। तो इसके हिसाब से भी आपका मेल्टिंग पॉइंट और जो आपका जो मेल्ट का बिहेवियर है वो चेंज होएगा। तो वो सारा सब चीजों को कंसिडर करके फिर हमको हमारा बैरल डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है एक्चुअली ना। सर, हाँ जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट हाँ का क्या रिक्वायरमेंट है, हाँ उसके हिसाब से फॉर्मुलेशन में पॉलीमर डिजाइन किया जाता है हाँ कि इसमें हमें कौन सा पॉलीमर देना है। हाँ वो सब चीजें देखनी पड़ेगी कि आपका मतलब देखो ये भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा स्क्रू बना दूं। बहुत बड़ा स्क्रू बनाऊंगा तो क्या होगा, हम्म, मेरा प्रोडक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि वो बीच में हम्म, घूमता रहेगा, कोई मतलब ही नहीं उसका। तो मुझे स्क्रू की जो लेंथ है, जो स्क्रू की लेंथ है, वो भी मुझे ऑप्टिमाइज करनी है, मतलब मुझे उतनी रखनी यस है सर। कि मुझे मैक्सिमम मुझे प्रोडक्शन मिले। ठीक है। अगर स्क्रू की हम्म, लेंथ कम है तो मुझे गर्म भी कम करना पड़ेगा, तो मुझे एनर्जी भी कम जाएगी। तो सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो ये चीजें मतलब जब आप कहीं काम करोगे और आपको सपोज डिजाइन स्क्रू डिजाइन का मौका मिलेगा, तब आपको मतलब सालों लग जाते हैं इस चीजों को डिजाइन करने में, ऑप्टिमाइज करने में। ठीक है ना। तो ये चीजें सिर्फ समझने के लिए इजी है, लेकिन जब करने जाते हैं तो हमको काफी अलग चीजें सीखने मिलती है। इसके अलावा स्क्रू थिकनेस का भी रोल रहता है, पीच साइज, बैरल साइज, नंबर ऑफ फ्लाइट्स, सबका अलग अलग रहता है। ठीक है। कोई डाउट आगे। नहीं। ठीक है, प्लीज म्यूट कर दीजिए, किससे आवाज आ रही है। हाँ ठीक। अच्छा, ये हो गया। उसके बाद स्क्रू। तो अब हम पढ़ रहे हैं स्क्रू के बारे में। ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्क्रू आर क्रूशियल। अभी जो मैं जस्ट बात ही कर रहा था कि जो आपके इसके जो कैरेक्टरिस्टिक है स्क्रू के, वो काफी क्रूशियल होते हैं इन डिटरमाइन द टाइप एंड साइज ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस ऑन द इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन। ठीक है ना। तो आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है उसके अकॉर्डिंग हमको स्क्रू को डिजाइन करना पड़ता है। ठीक है। तो जो आपका स्क्रू है उस पर डिपेंड करेगा आपका प्रोडक्ट क्या, प्रोडक्ट की क्या प्रॉपर्टी होगी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द फैक्टर ऑफ द रेशियो बिटवीन लेंथ एंड
डायामीटर। ठीक है, एल एन डी रेशियो। एल एन डी रेशियो क्या है, ये लिख लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज है इंडस्ट्री वाइज। तो एल एन डी रेशियो है आपका लेंथ डिवाइड बाय डायामीटर। लेंथ क्या होता है और डायामीटर क्या होता है, तो ये आपका स्क्रू है, ठीक है। ड्रॉ इस टाइप से आपका स्क्रू है, ओके। तो इसकी लेंथ, सपोज यहां से हम इसकी लेंथ मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो डायमीटर क्या होगा, डायमीटर क्या होगा, जब आप इसको इसको इस तरह से देखोगे ना, अगर पीछे बैक साइड बैक व्यू देखोगे, तो ये इसका मतलब गोल गोल होगा ना स्क्रू, तो ये इसका डायमीटर होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डबल ऑफ रेडियस, ठीक है। तो ये इसका डायमीटर होगा। तो लेंथ अपॉन डायमीटर, तो ये रेशियो काफी इंपॉर्टेंट रहता है स्क्रू के लिए, ठीक है। अगर आप लेंथ बढ़ाओगे और डायमीटर कांस्टेंट करोगे तो क्या होगा, एल एन डी रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। अगर आप लेंथ बढ़ा के डायमीटर उतना ही रखोगे तो एल एन डी रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। उषा, मितुल भाटिया, जया शर्मा, कोई है क्लास में। कम होगा सर। यस सर। Yes, यस sir. सर। हाँ Yes, sir. हाँ हाँ, ओके ओके। हाँ तो आ, कौन, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या कौन है, ऐश्वर्या, ऐश्वर्या। यस सर। हाँ तो आप आपको कुछ समझ में आ रहा है, आप क्लास में एक्टिव हैं, समझ में आ रहा है आपको। यस सर। Yes, sir. हाँ तो एल एन डी रेशियो, अगर मैं लेंथ को बढ़ा के डी कांस्टेंट रख रहा हूँ तो एल एन डी रेशियो बढ़ेगा या कम होगा। कौन बताएगा कोई। बढ़ेगा सर। हाँ बढ़ेगा, शाबाश, ओके। क्योंकि आपका लेंथ बढ़ रहा है, तो जब लेंथ बढ़ेगा तो ऑब्वियसली एल एन डी रेशियो बढ़ेगा, पर जैसे ही डी बढ़ा तो एल एन डी रेशियो कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिवीजन में, इसलिए ये ध्यान रखिएगा ना। डिनोमिनेटर जब भी बढ़ता है तो वैल्यू कम होती है, और न्यूमरेटर जब भी बढ़ता है तो वैल्यू बढ़ती है, ओके। देन 12:1 और हायर। 12:1 मतलब क्या है, 12 लेंथ है और 1 डायमीटर है, ठीक है। मीनिंग डेट द स्क्रू हैज 22 टाइम द लेंथ ऑफ द डायमीटर। अगर आपका डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो लेंथ होगी 22 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इस तरह से इसको एल एन डी रेशियो बोलते हैं। इम्प्रूव द मिक्स ऑफ द मेल्ट एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। तो मतलब कम से कम ये यहाँ ऑथर ने बोल रखा है कि कम से कम इतना होना चाहिए, 22:1, और इससे ज्यादा रेशियो होना चाहिए। जनरली स्पीकिंग द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट सच एज इंजीनियरिंग प्रोडक्ट, इंजीनियरिंग कंपोनेंट, द एल एन डी रेशियो इज 22/1, ठीक है। तो 22/1 जनरली जो इंजीनियरिंग प्रोडक्ट बनते हैं उसके लिए इतना रेशियो रहना ही चाहिए, मिनिमम 22:1, ओके। और इससे हायर हो सकता है, अगर आपको जरूरत है तो हायर हो सकता है। अब देखिए कि 20:1 है सुटेबल फॉर मीडियम क्वालिटी प्रोडक्ट लाइक गार्डन फर्नीचर, मतलब जो एकदम इंडस्ट्रियल यूज के लिए नहीं हो रहा है, मतलब गार्डन यूज के लिए अगर टूट भी जाता है तो एक बार इतना दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, मतलब थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। तो उसके लिए हमने ये एल एन डी रेशियो थोड़ा कम हो गया 22:1 से। 22:1 इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के लिए आपको 22:1 ही फॉलो करना है, बट जो गार्डन और जो नॉर्मल यूज के लिए है उसके लिए 22:1 यूज कर सकते हैं। उससे भी हमको कम प्रोडक्ट चाहिए, जैसे कि बच्चों के खिलौने हो गए, ठीक है, उनका कोई दिक्कत नहीं, टूट भी जाए तो कोई रिस्क नहीं है उसमें। तो उसके लिए हम और भी कम एल एन डी रेशियो लाइक 18:1 और इससे भी कम ले सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। अब हमको प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो एल एन डी रेशियो भी हमको ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो टर्म्स इन इंजेक्शन मोल्डिंग, ठीक है। तो टर्म्स इन इंजेक्शन मोल्डिंग क्या होता है, वो हम मतलब जो अभी इंजेक्शन मोल्डिंग पढ़ा है उसमें कुछ टर्म्स यूज होती है, ठीक है। टर्म्स मतलब कुछ वर्ड्स, पर्टिकुलर वर्ड्स यूज होते हैं इंडस्ट्री, तो वो क्या होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। शॉर्ट वेट, शॉर्ट वेट क्या होता है, ठीक है।
The sort weight of a machine is defined as the weight of plastic produced at the nozzle in a normal size without a mold in PS स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.01। ठीक है, तो अगर आपका पॉलीमर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, पता है किसी को? स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? डेंसिटी मान लो इसको, डेंसिटी तो पता है ना? डेंसिटी मैंने स्टार्टिंग क्लास में पढ़ाया था, जब मैं ऐसा एटम कुछ पढ़ा रहा था। डेंसिटी क्या होता है? सर मास और वॉल्यूम में जो रिलेशन। वेरी गुड। हाँ, तो क्या होता है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम। देखो कभी भी याद रखो ना कि मर्क को आपका रुई है, कॉटन है, कॉटन की डेंसिटी और क्या बोलते हैं, लोहे की डेंसिटी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? लोहे की डेंसिटी ज्यादा होगी ना, सिंपल सी बात है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि सपोज में एक डब्बा है, मतलब मेरा वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, और एक डब्बा और लेता हूँ, दोनों मतलब सेम साइज के मेरे डब्बे हैं, एक में मैं रुई भरता हूँ और एक में मैं भरता हूँ आयरन, लोहा, तो ऑब्वियसली लोहा भारी होगा। तो कहने का मतलब ये कि मेरा वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है, अगर मेरा वॉल्यूम फिक्स है तो मेरा मास अगर ज्यादा होगा तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, इसलिए मेरे लोहे की डेंसिटी ज्यादा है क्योंकि लोहे का मास ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं दो चीजों को। अगर दो चीजों की डेंसिटी कंपेयर करनी है तो पहले उसका वॉल्यूम फिक्स कर लीजिए और फिर उसका मास कंपेयर करिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी चीज की डेंसिटी ज्यादा है। ठीक है, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है ना, सिंपल सी चीज। तो शॉर्ट वेट कैसे निकालते हैं कि आपका जब मशीन एक बार में एक शॉट में जितना प्लास्टिक प्रोड्यूस कर रहा है, नोजल से जितना प्लास्टिक निकल रहा है उसको हम कहते हैं शॉर्ट वेट। ठीक है, एक बार में कितना प्लास्टिक का मटेरियल जो आपका मेल्टेड फ्लो है वो कितना बाहर आ रहा है। ठीक है ना। इंजेक्शन प्रेशर, दिस इज द प्रेशर इन द बैरल एट द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन। ठीक है ना, जब इंजेक्शन कर रहा है वो, जब मेल्ट को फ्लो कर रहा है तब उसमें कितना प्रेशर जनरेट हो रहा है, एक्सप्रेस इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, फोर्स क्या होता है? फोर्स क्या होता है, सॉरी प्रेशर क्या होता है? प्रेशर भी मैंने पढ़ाया था, प्रेशर होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स होता है आपका फोर्स अपॉन एरिया, कितना फोर्स लग रहा है पर्टिकुलर, क्या बोलते हैं, कितना प्रेशर लग रहा है आपका जब आपका मशीन इंजेक्ट कर रही है। ठीक है ना, तो इट इज मेजर इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और किलो पर। अ हायर एलएनडी रेशियो ग्रेटर इंजेक्शन प्रेशर। ठीक है, अगर एलएनडी रेशियो ज्यादा है तो वो आपका प्रेशर भी ज्यादा जनरेट करेगा। ठीक है, ये अगर इस पॉइंट्स में कुछ दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, प्लीज मुझे बताइए। ओके, द ग्रेटर द इंजेक्शन प्रेशर द बेटर द दो बार बेटर है, बेटर द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो आपका जितना प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही प्रोडक्ट अच्छा मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उसके अंदर कुछ भी एक तो टाइटली पैक्ड होगा। ठीक है, तो पॉलीमर चेन है वो काफी डेंस पैक होगी, तो आपका मटेरियल की जो क्वालिटी है वो काफी अच्छी बनेगी उससे। ठीक है, तो सेकंड क्या है, इंजेक्शन स्ट्रोक। ठीक है, तो इंजेक्शन स्ट्रोक क्या होता है? द डिस्टेंस दैट द स्क्रू ट्रैवल ड्यूरिंग द इंजेक्शन स्ट्रोक अप टू 4 into डायमीटर। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अगर स्क्रू एक बार में जब वो इंजेक्ट करेगा मटेरियल तो वो कितना मूव कर रहा है। ठीक है, तो डिस्टेंस दैट स्क्रू ट्रैवल ड्यूरिंग द इंजेक्शन स्ट्रोक। ठीक है, इंजेक्शन स्ट्रोक में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। सपोज ये यहाँ था, यहाँ से यहाँ पे आ गया, फर्स्ट पोजीशन ये थी, सेकंड पोजीशन ये हो गई, तो ये यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया। ठीक है ना, ये जो डिस्टेंस है इसको हम कहेंगे इंजेक्शन स्ट्रोक। ठीक है, ये कहलाएगा आपका इंजेक्शन स्ट्रोक। तो ये होता है जनरली 4 into डायमीटर। ठीक है, 4 स्टार डायमीटर मतलब क्या है? 4 into डायमीटर मतलब आपका जो डायमीटर है उसका 4 गुना होता है। ठीक है, अगर आपका बेल का जो डायमीटर है उसके, तो ये जो लेंथ है, ये लेंथ इस लेंथ की 4 गुना होगी। ठीक है, 4 गुना डायमीटर की ये लेंथ होगी। देन इंजेक्शन वॉल्यूम,
तो theoretically the injection volume is the length of the injection stroke multiplied by the cross sectional area of the screw. ठीक है, तो आपके स्क्रू का क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लीजिए, ठीक है, और आपका जो इंजेक्शन वॉल्यूम इंजेक्शन स्ट्रोक है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसे निकालोगे? तो ये आपका पता है, आपको सर्कल है, ठीक है, आपको डायमीटर पता है इसका, तो कैसे निकालोगे इसको? निकालिए अभी। पाई आर स्क्वायर। यस, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर। ओके, तो पाई आर स्क्वायर में क्या करेंगे हम कि हमारा डायमीटर है, तो हमको डायमीटर की वैल्यू दे रखी है, तो हम क्या करेंगे डी अपॉन 2 रख देंगे आर की जगह। ऐसे कर सकता हूँ ना मैं? यस सर। हाँ, तो इसको रख दिया मैंने। अब मैं इसमें डी की वैल्यू रख के मैं आराम से इसको इसका क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल लूंगा, ठीक है, एरिया ए फॉर एरिया। ये निकलने के बाद फिर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मेरा इंजेक्शन स्ट्रोक से। इंजेक्शन स्ट्रोक कितना था, जब उससे मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मेरा इंजेक्शन वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मुझे कोई समझाएगा कि ये इंजेक्शन वॉल्यूम कैसे हुआ? वॉल्यूम क्या होता है? ये काफी अच्छी चीज है। मैं जो कुछ चीजें पढ़ा रहा हूँ ना, वो मतलब आपको रियल लाइफ से अटैच करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप रियल लाइफ में समझे, जैसे इन चीजों को रटने की जरूरत नहीं है। ये जो एरिया है, जब भी एरिया आपका लेंथ से मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो वॉल्यूम बन जाता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, बताइए। वही मुझे सर इसमें एग्जांपल 2 पाई आर का यूज कर सकते हैं वॉल्यूम के लिए। नहीं नहीं आर इक्वल टू डी बाई 2 रख के हाँ 2 पाई का फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि एरिया हमारे से क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर से निकालें तो 2 पाई आर उसका फॉर्मूला यूज हो जाएगा वो 2 पाई आर वॉल्यूम के स्क्वायर लिए। किसका? नहीं, वो 2 आपका पाई आर ओनली सर। देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। 2 पाई आर स्क्वायर नहीं, देखो मैं बताऊँ, ये कोई सर्कल नहीं है। देखिए आप हो क्या रहा है, मैं आपको इस पे नेक्स्ट क्लास में समझा पाऊंगा, क्योंकि 1 मिनट रहा है। इसको आप थोड़ा करिए होमवर्क, ठीक है, अगली क्लास में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि ये क्या हो क्या रहा है इसमें, ठीक है। ये चीज आप भी पढ़िए, और मैं अगली बार आपको अच्छे से, क्योंकि उसमें डायग्राम बना के मुझे समझाना पड़ेगा, ठीक है। तो अदर स्टूडेंट आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज क्लास में इंटरेक्ट करिए। सिर्फ 1 और 2 बच्चे ही बात करते हैं, और आप भी बात करिए, ठीक है। बात करोगे तो समझ में आएगा, अगर अदरवाइज आप चुपचाप बैठे रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सर थोड़ा अगले क्लास में सर थोड़ा सा ये सेक्शन एरिया थी, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है हाँ इस पे थोड़ा सा कैलकुलेशन हाँ हाँ, थोड़ा इसका सा एक बार और कैलकुलेशन ये मैं बताऊंगा। मुझे कम से कम इसके लिए 5 मिनट चाहिए, इसलिए मैं अभी नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक नेक्स्ट है, क्लास में मैं आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक बार रिमाइंड कर देना कि भूल भी जाऊंगा, है ना, ठीक ठीक है। है सर। चलो ठीक, ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके गुड नाइट सर। Thank you, sir. ओके, थैंक यू, बाय। Thank you, sir.